हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 1 मार्च 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ओडिशा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि जगन्नाथपुरी का टेम्पल जो है वो उड़ीसा के अंदर है, देन इट विल बी अ ईजी क्वेश्चन फॉर यू कि पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उस पर्टिकुलर टेम्पल को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये संडे के न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये आर्टिकल मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट PSLV C-51? फर्स्ट, it was an exclusive mission of ISRO. Second, satellites launched under the mission intended to study the radiation levels, space weather, and demonstrate long range communication technologies. And the correct answer is B, second only. First is incorrect. ये सिर्फ इसरो का प्रोजेक्ट नहीं है, इसरो के साथ में उसका जो एक नया कमर्शियल आर्म बनाया गया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन है, राइट। और इसके अंदर आपको ये भी पता है कि इसरो के द्वारा काफ़ी सारे अलग अलग सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं, दूसरी कंट्री के सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड जो है वो करेक्ट है। अभी सैटेलाइट के अंदर जो नैनो सैटेलाइट्स यूज़ हुए हैं, उस नैनो सैटेलाइट्स के अंदर उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रेडिएशन लेवल को चेक करना, स्पेस वेदर कैसा है, और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना। आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। तो ये संडे के दिन इसरो के द्वारा ये PSLV C-51 जो है वो लॉन्च किया गया, इसलिए ये संडे के न्यूज़ आर्टिकल में था। थर्ड क्वेश्चन, the recently launched satellites using PSLV C-51 carried satellite of which other country? Option A USA, option B Brazil, option C Saudi Arabia and option D Maldives. And the correct answer is B, Brazil. ब्राज़ील का एमेजोनिया सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है इसके साथ में, एमेजोनिया 1 सैटेलाइट। तो ये एमेजोनिया 1 सैटेलाइट क्या है उसका क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। इसी आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है कि कैरिंग एमेजोनिया सैटेलाइट ऑफ ब्राज़ील, और उसके साथ टोटल एक्स्ट्रा 18 अदर सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं। अब हम एक PSLV के ऊपर जनरल क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? फर्स्ट, it is a 4-staged rocket engine with first and third stages using liquid rocket motors and second and fourth stages using solid rocket motors. Second, the PSLV has helped take payloads into all the orbits in space including mission to Sun. And the correct answer is D, neither one nor two. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब PSLV के अंदर यहाँ पे ये सिर्फ ऑल्टरनेट चीज़ें दी गई है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज के अंदर सॉलिड रॉकेट होता है और सेकंड एंड फोर्थ स्टेज के अंदर लिक्विड रॉकेट होता है। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। ये स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी कॉमन है, GPSC के द्वारा जो अलग अलग एग्जाम्स ली जाती है तो उसके अंदर काफ़ी बार उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो रखा है। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब ये बात सही है कि PSLV के द्वारा हम ऑलमोस्ट सभी ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक PSLV को यूज़ करके हमने कोई भी मिशन सन के ऊपर नहीं भेजा है। इसरो का प्लानिंग है कि फ्यूचर में वो सन के ऊपर PSLV का एक मिशन भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो सफलता हमें नहीं मिली है। तो इसलिए ये सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। Fifth question, the Channapatna toys are associated with which of the following state? Option A Andhra Pradesh, option B Telangana, option C Karnataka and option D Bihar. And the correct answer is C, Karnataka.
ये चन्नापटना जो है वो कर्नाटका का एक शहर है जिसको टॉय सिटी ऑफ कर्नाटका भी कहते हैं, जहाँ पे एक अलग तरीके के वुडन टॉयज बनते हैं और उस टॉयज का नाम है चन्नापटना टॉयज, राइट। सो इट इज नोन एज टॉय सिटी ऑफ कर्नाटका। तो अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा कि ये जो चन्नापटना टॉयज है उसके ई मार्केटिंग के लिए इंडस्ट्री के द्वारा कोई स्टेप लिया जाना चाहिए, जब उन्होंने ये टॉय एक्सपो जो है उसका इनॉग्रेशन किया था। तो यहाँ पे आप फोटो के अंदर देख सकते हैं कि ये जो टॉयज है आइवरी वुडन से बनते हैं और उसके ऊपर जो कलर होता है वो वेजिटेबल डाइस का यूज किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about the term back channel diplomacy? Option A, it is a kind of diplomacy where diplomats or bureaucrats meet to resolve any dispute at a third country. Second, it ensures confidentiality of information. Third, both A and B are correct, and fourth, neither A nor B are correct, and the correct answer is B. अब देखिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, जब दो कंट्री के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है या फिर किसी इश्यू को रिजॉल्व करना है, तो जो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेसी का क्राइटेरिया होगा उसको बाईपास करके अनऑफिशियल तरीके से, किसी को पता ना चले इस तरीके से अगर दोनों कंट्री के द्वारा ये इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी तो उसे कहेंगे बैक चैनल डिप्लोमेसी। जिसे हम कहते हैं कि पीछे के दरवाजे से जाना और डिप्लोमेसी करना। तो ये बैक चैनल डिप्लोमेसी के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी थर्ड कंट्री के अंदर ये इश्यू जो है वो सॉल्व होगा। ये एक अनऑफिशियल तरीका है कि आप जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको बाईपास करके ये इश्यू जो है उसे सॉल्व करते हैं। अब उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट अगर पहले से ये अनाउंस कर दे कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इस डिप्लोमेसी के थ्रू ये इश्यू को सॉल्व करने जाएंगे, तो हो सकता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो कि जिसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में पीस एस्टैब्लिश ना हो। तो मीडिया कवरेज और इन सब से बचने के लिए दोनों कंट्री के द्वारा इस तरीके के रास्ते जो है वो चुने जाते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन होती है। इस वजह से आंसर होगा बी, इट एंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी। सो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मेजर डेवलपमेंट ये हुआ कि 2003 के अंदर दोनों कंट्रीज के बीच में जो सीज फायर ट्रीटी साइन की गई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था कि एलओसी के आर पार दोनों में से कोई कंट्री सीज फायर को वायोलेट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि अब हम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को वायोलेट नहीं करेंगे और ये इश्यू जो है उसे सॉल्व किया गया थ्रू बैक चैनल डिप्लोमेसी। इसलिए ये तरीका जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा 2-3 दिन से। ये भी आपको संडे के न्यूज़पेपर में मिलेगा। Seventh question, which of the following statement is or are correct about International Atomic Energy Agency? First, it was set up under the framework of United Nations in 1945. Second, IAEA is entrusted with the task of upholding the principles of Nuclear Non-Proliferation Treaty. And the correct answer is B, second only. First जो है वो incorrect। अब ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसको बनाया गया था 1957 में, जब कोल्ड वॉर अपनी पीक पे था। व्हेन द सिचुएशन वाज एट द पीक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, उस टाइम पे एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रोपेगेट करने के लिए ये एजेंसी जो है वो बनाई गई। सो इट इज़ एन ऑटोनॉमस एजेंसी। ये किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं आती, लेकिन इसका रिपोर्टिंग जो है वो एनुअल लेवल पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूएनएससी को जाता है। मतलब कि ये यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट करता है लेकिन ये उसके अंडर में नहीं आता। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है। उसका मेन टास्क ये है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज करना, उसको सभी कंट्रीज जो है वो कंप्लाई करे, ये देखना सबसे पहला काम है इस एजेंसी का। आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। तो ये संडे के न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। द इम्परफेक्ट फाइट अगेंस्ट प्रोलिफरेशन। तो अभी IAEA जो है
उनके द्वारा ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए गए थे कि ईरान जो है वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम का बियॉन्ड द लीगल मीन्स जाके वो एनरिचमेंट कर रहा है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से ये एजेंसी जो है वो ईरान के साथ डिस्क्रिमिनेट करती है और इसको पीसफुल तरीके से किस वे से इस इश्यू को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, IR के अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ से मिल सकता है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज अ रेजिम for property rights under WTO, World Trade Organization. Second, it sets down minimum standards for the regulation by national governments of many forms of intellectual property. And the correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो क्या है कि जो अलग अलग 8 टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है अंडर दी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए सभी कंट्रीज को एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो बनाने पड़ेंगे और सभी कंट्री को ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अपने देश में कोई कानून बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अभी ये ट्रिप्स जो है वो न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली WTO की मीटिंग के अंदर हमारे जो इंडियन एम्बेसडर है उन्होंने ये इश्यू जो है उसे उठाया था कि ये ट्रिप्स के रेगुलेशन की वजह से जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो काफ़ी सारे देश में नहीं पहुंच पाती। अब देखिए इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी के पास ये फार्मूला है कि कोविड-19 की वैक्सीन कैसे बनाए। अब किसी दूसरी कंपनी को उसी फार्मूला को यूज़ करके वो वैक्सीन बनानी है, तो जो ओनर कंपनी है उसके पास से वो फार्मूला खरीदनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं परचेजिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि WTO जो है वो अगर मान लो कि ये ट्रिप्स वायोलेशन हटा देते हैं तो दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर का GDP जो है वो इंक्रीज हो सकता है। लेकिन ये एस्पेक्ट की वजह से काफ़ी सारे कंपनीज जो है उस फार्मूला को एक्सेस नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से इतना सारा नुकसान हो रहा है। तो इंडियन एम्बेसडर जो उन्होंने ये कहा था कि ये ट्रिप्स वायोलेशन जो है वो हटा देने चाहिए फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर द कोविड-19 वैक्सीन, तभी जाके सभी कंट्री का GDP जो है वो बढ़ सकता है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट Amazonia 1 सैटेलाइट? फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट entirely developed by Brazil. Second, it has mission life of 4 years. And third, it will monitor deforestation of Amazon forest. And the correct answer is D, 1, 2 and 3. ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्राज़ील के द्वारा ही बना ऐसा पहला ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि ब्राज़ील ने खुद पूरा का पूरा सैटेलाइट जो है वो खुद बनाया है, जिसकी मिशन लाइफ जो है वो 4 साल की रहेगी और मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अमेज़न के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको मॉनिटर करना। तो ये कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था, उसकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Amazonia 1 विद द मिशन लाइफ ऑफ 4 years विल मॉनिटर डिफॉरेस्टेशन इन द Amazon रीजन। 10th क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, no act of parliament shall apply to the state of Nagaland in respect to religious or social practices of Nagas. Second, land and the resources of Nagaland belong to the people and not to the government. And the answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपको कहाँ पे मिलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371A के अंदर। 371 आर्टिकल में अलग अलग स्टेट्स जो है उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर नागालैंड से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन है वो बताए गए हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले ये लिखा है कि जो नागा कम्युनिटी है उनके जो रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस है उसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है तो वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। इसी आर्टिकल के अंदर ये भी लिखा है कि उस कम्युनिटी के पास जो लैंड है, जो रिसोर्सेज है, वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज नहीं होंगे, वो उस पर्टिकुलर नागा कम्युनिटी के ही रिसोर्सेज होंगे।
आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. सो अभी ये कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था. ये नागा कम्युनिटी जो है उनके ये कस्टमरी लॉ के अंदर ऐसा एक रिचुअल है कि अगर कोई इस लॉ को वायोलेट करता है तो वो इस टाइप के प्रिजन के अंदर रखता है उनको. ये जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन इस टाइप के प्रिजन के अंदर वो पर्टिकुलर विक्टिम जो है उसे रखा जाता है. तो इसको उस पर्टिकुलर लॉ में से निकालने के लिए वहाँ की कम्युनिटी जो है वो किस तरीके से ट्राई कर रही है उसके बारे में ये कल के न्यूज़पेपर में दिया गया. ओके फ्रेंड्स, तो ये 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.